So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a super exciting video with a super exciting chapter that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो guys आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Socialism in Europe and the Russian Revolution, सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th NCERT. तो ये वाला चैप्टर बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे, और जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की सेम वे में हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको पता है क्या करना है. एंड या गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने इस चैप्टर को फ्रांस से रिलेट करके पढ़ना है, और जो जो एक एक पॉइंट आएगा उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हम एक भी पॉइंट को स्किप करेंगे तो हमें आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स इन एवरीथिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड ये जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, एक्चुअली दिस चैप्टर इज मेड टू शो अस to give us actually the idea of socialism and tell us about the Russian revolution. चैप्टर को सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले सोशलिज्म, यूरोप, रशिया, रेवोल्यूशन, कुछ कुछ की टर्म्स को हम समझ लेते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ऑलरेडी पता ही है सोशलिज्म क्या होता है. आपको पता ही है सोशलिज्म इज़ एक्चुअली एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम अपने अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तो सोशलिज्म एक्चुअली एक विचारधारा है, एक मतलब आइडियोलॉजी है, सोचने का कोई तरीका होता है ना, ये वही है. तो सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशल मतलब सोसाइटी की बात जहाँ पे की जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोसाइटी की जहाँ पे बात की जाएगी वहाँ पे यानी कि सोशलिज्म की डेफिनेटली ही बात की जाएगी. तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यानी यूरोप में किस तरह से ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजी आई, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हर चीज़ को बराबर बराबर ही किया जाए. उसके बाद ये जो सिस्टम है, मतलब ये सोसाइटी का एक्चुअली एक सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है कि हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलते हैं. हर इंसान जो भी प्रोडक्शन होती है कोई भी कंट्री में वो इक्वली बढ़ती है, मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ किसी एक के पास नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी हर एक में हो, हर एक के पास होगी, हर एक में इक्वली डिवाइड रहेगी. तो यही जो विचारधारा है, यही जो आइडियोलॉजी है, इसको सोशलिज्म बोलते हैं. बाकी यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, रशिया एक कंट्री है, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर उन्हें कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ही रेवोल्यूशन बोला जाता है. बस हमें रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है, एंड फिर उसके बाद हमें अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सॉरी, एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ना है, फिर हम चैप्टर धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो ये चैप्टर एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम करेंगे, लाइक एज ऑफ सोशल एज, फिर कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, इनको एक एक टॉपिक करके करेंगे, और लास्ट में एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम इन एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो डेफिनेटली पिछले चैप्टर में हमने कुछ आइडियाज़ के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में पढ़ा है, जो आइडियाज़ थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, जो कि यूरोप में स्टार्ट हो गए थे एमर्ज करना, बाहर निकलना, कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वहाँ पे हमने देखा था कि जो लुई 16 को जब मतलब एक उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया गया, थमा दिया गया कि भाई तुम अब जो भी काम करोगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करोगे, तो उसने इसे अपना अपमान समझा. और जो प्रूशिया का जो राजा था, और भी कुछ जो हमारे कंट्रीज थे यूरोप के, उनके साथ मिलकर के उसने नेगोशिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिया. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि यहाँ पे पूरा जो यूरोप है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. तो यहाँ पे सामने पता चल रहा है कि जो पावरफुल आइडियाज है फ्रीडम के और इक्वालिटी के, जो यूरोप में सर्कुलेट कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. अब सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हम अपनी थोड़ी पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, वर्ना सिस्टम के बारे में पता चलता है. इसी तरह से यहाँ सोसाइटी का स्ट्रक्चर था स्टेट ऑर्डर, यानी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. अब ये जो मतलब एक चेंज बनाना चाहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक पॉसिबिलिटी, मतलब एक उसने एक थोड़ी सी एक बेसिक नींव रख दी थी, एक स्ट्रक्चरल जो बोलते हैं ना कि एक बेसिस रख देना किसी चीज़ के लिए. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बेसिस रख दिया था कि अब तो भैया पॉसिबिलिटी है कि सोसाइटी में चेंज आके ही रहेगा. तो एक खतरनाक चेंज जो उसको बोल सकते हो ना, मतलब बहुत ही डेंजरस वाला चेंज वो आने वाला था सोसाइटी में, और उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने. और ये चेंज क्या था? सोसाइटी के स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि हमने देखा कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत ही बुरी तरह था, करप्ट था, और वहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऑर्डर्स, ना जाने क्या क्या वहाँ पे बना पड़ा था. एज यू हैव ऑलरेडी रेड दैट बिफोर द 18th century सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स, एंड इट वॉज अ एरिस्टोक्रेसी इन चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर.
अब एरिस्टोक्रेसी वही आ गई, नोबिलिटी, किंग्स के रिलेटिव्स वो आ गए एरिस्टोक्रेसी में, और चर्च में क्लर्जी आ गए। तो बोला है कि अगर हमने तो पहले ही पढ़ी जो 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी थी वो ब्रॉडली 3 स्टेट्स में या ऑर्डर्स में डिवाइड की थी, और जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी हमारे जो नोबिलिटी थी और जो चर्च यानी जो क्लर्जी थे वो क्या कर रहे थे, सारी इकोनॉमिक सोशल पावर अपने अंदर लेके बैठे हुए थे। इकोनॉमिक में क्या आ गया, जो इकोनॉमिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द सिंपल एग्जाम्पल टैक्सेस का सिस्टम था। उसके बाद अगर सोसाइटी की बात की जाए तो समाज में उनका ज़्यादा प्रोस्पेरियस रूप देखने को मिलता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रही थी, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको डोमिनेट कर रही थी, उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। अब ये जो चीज़ है विच कंट्रोल इकोनॉमिक्स, सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम टू पॉसिबल टू चेंज। तो जब रेवोल्यूशन हो जाती है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन ने एक पॉसिबिलिटी बना दी थी चेंज के लिए। इस पैरा में यही पढ़ना है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स in many parts of world including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled the power began to be discussed। तो बोलते हैं कि बहुत सारे जो दुनिया के हिस्से हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो एशिया हो, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग आइडियाज स्टार्ट हो रहे थे मर्ज होना कि इंडिविजुअल राइट्स, हर एक इंसान का राइट क्या होता है। जैसे आज हम बहुत राइट्स एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, राइट टू इक्वालिटी, राइट फॉर एजुकेशन, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे हम राइट्स एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था, इंडिविजुअल राइट्स, हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होना चाहिए, और इन्हीं राइट्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा था। कहाँ पे उठ रहा था? पूरे यूरोप में, पूरी सोसाइटी में ये उठ रहा था, चाहे वो एशिया हो चाहे यूरोप हो, कोई भी हो। हु कंट्रोल की, और सोशल पावर कौन कंट्रोल करेगा? लाइक सोसाइटी में पावर तो होती है ना, कोई इंसान को तो राजगद्दी में बिठाना पड़ेगा, अब वो कंट्रोल कौन करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क था। In India, Raja Ram Mohan Roy and Rozio talked of the significance of French Revolution. In many other debated in ideas of post-revolutionary debated in the ideas of post-revolutionary Europe. तो हम यहाँ पे बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय और रोजियो की। तो पिछले चैप्टर में हमने टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, यहाँ पे फिर से कॉमन आ गया राजा राम मोहन रॉय। तो मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय वो वेरी फेमस पर्सनैलिटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो राजा राम मोहन रॉय और रोजियो की बात की जाए, राजा राम मोहन रॉय एंड रोजियो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते थे कि इन्हीं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया है, हमें आइडिया दिया है लिबर्टी का, फ्रैटर्निटी का, इक्वालिटी का, डेमोक्रेसी का, ये सारे इसके बारे में डिस्कस करते थे। और बहुत सारे लोग थे जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी के मतलब रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा यूरोप का, इन चीज़ों को भी डिस्कस करते थे। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दिस आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। तो जो कॉलोनीज में डेवलपमेंट हो रही थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे सोसाइटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, कोई सी भी जो डेवलपमेंट थी वो ये जो सारे आइडियाज इनको रीशेप कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब हर एक सोसाइटी का स्ट्रेटा उठ करके सामने आ रहा था और बता रहा था कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी दम है। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। लेकिन यूरोप में हर एक इंसान, मैंने कहा कि हर एक स्टेटस से लोग उठ के आ रहे थे, लेकिन हर एक इंसान ये नहीं चाहता था कि सोसाइटी में चेंज हो। अब कुछ ऐसे होते थे, अब जैसे भाई आलू की एग्जांपल ले लो, एक ही फैमिली में अलग अलग लोग होते हैं, किसी को आलू की चिप्स खा के बना के खाना पसंद है, किसी को दम आलू पसंद है, किसी को दही वाले आलू पसंद है, किसी को अजवाइन वाले आलू पसंद है। उसी तरह भाई एक ही आलू की इतनी सारी डिशेज बनती हैं, उसी तरह से एक ही विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजी के कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जो रिस्पॉन्सेस थे वो अलग अलग जगहों में अलग अलग होते थे। कुछ चाहते थे, मतलब वो जानते थे कि चेंज नेसेसरी है, बट ऑन द अदर हैंड कुछ चाहते थे कि जो चेंज है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे 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 होना चाहिए, मगर कुछ चाहते थे कि रेडिकली एकदम जकदम से फटाक से सारा चेंज आ जाए। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स। तो कुछ थे कंजर्वेटिव्स, कुछ थे लिबरल्स, कुछ थे रेडिकल्स। अब नाम से पता चल रहा है कंजर्वेटिव कंजर्व से निकला है, कंजर्व करने वाला, किसी चीज़ को बचाने वाला। लिबरल मॉडरेट होगा जो थोड़ा, रेडिकल कट्टर किस्म का इंसान जो उसको मतलब बहुत ही तेज़ी से कोई काम करे। What did these terms really mean in the context of the time? तो उस टाइम पे क्या मतलब था इन सब चीज़ों का? What separated these strands of politics and what linked them together? अब कौन कौन सी चीज़ें इनको जोड़ रही थी और कौन कौन सी चीज़ें तीनों मतलब आइडियोलॉजी वाले लोगों को अलग कर रही थी। You must remember that these terms do not mean the same in all contexts or at all the times। तो कई बार कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि बहुत ही सेम होती हैं और ऑन द अदर हैंड वो चीज़ें बहुत ही अलग होती हैं। तो यही समझने वाले हैं कि उस टाइम में इन चीज़ों का क्या मतलब था, ये 3 वर्ड्स क्या थे, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज अभी वीडियो थोड़ा मैंने बोला कि एक टॉपिक करके करेंगे। वी विल लुक डेफिनेटली एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज। तो हम लोग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की बात करेंगे कि उस टाइम में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, राजनीति। गाइस क्या होता है ना, हर एक चीज़ जो है वो राजनीति को प्रभावित करती ही करती है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मतलब कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ पे राजनीति का असर पड़ता ही पड़ता है
और राजनीति को भी उससे इफेक्ट होता है। पॉलिटिक्स इज अ वेरी मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और एनी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री होगी, कोई डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, वहाँ पे एक पॉलिटिक्स जो है, एक राजनीति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम देखेंगे कि वहाँ पे राजनीतिक ट्रेडिशंस क्या थे, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था। हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये जो ट्रेडिशंस थी क्या कर रहे थे, चेंज को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनको प्रभावित कर रहे थे। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि क्या फोकस, मतलब कि देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, फिर हम एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी सोसाइटी की। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द वर्ल्ड। मतलब कि सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन की बात की गई है, जिसको मैं सस्पेंस रखने को बोल रही थी, कि जो हम फोकस करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स में, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक कोशिश की गई थी कि हम एक सोसाइटी में चेंज लेकर के आए। और ये जो रेवोल्यूशन था रशिया में, इसमें मतलब इसके द्वारा क्या होता है कि सोशलिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट और पावरफुल वेपन बन जाता है। किसको चेंज करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900s वाले जो ईयर्स थे उनमें। अब एक फटाफट से सारा कोई रिकैप लेते हैं। सबसे पहले तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ आइडियाज़ निकल रहे थे लिबर्टी के, इक्वालिटी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के। फिर हमने पढ़ा कि हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक पार्ट में दुनिया के इसका फ़र्क पड़ रहा है, इसका असर था। अभी जो आइडियाज़ है, इन्होंने एक पॉसिबिलिटी बना दी थी चेंज करेंगे, भैया चेंज तो हम ला करके रहेंगे। जैसे लुई 16 को हटाया था राजगद्दी से, तुम्हें भी हटा के रहेंगे। किसको, ये जो अब हम जहाँ रशिया के बारे में बात करेंगे, उसी तरह से जो भी राजा महाराजा उसको हम हटा के रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन तो बना के रहेंगे। फिर हमने पढ़ा अलग अलग विचारधाराओं के बारे में, जहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल पोटैटो के दिखे हमने। फिर हमने वहाँ पे लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, तीन विचारधारा के लोग देखे। उसके बाद हमने पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ लिया था राजा राम मोहन रॉय और डिरोजियो के बारे में। और फिर हमने लास्ट में यही पढ़ा कि रशियन रेवोल्यूशन से की वजह से जो सोशलिज्म एक बहुत बड़ा वेपन बन चुका था, किसका, 20th सेंचुरी में जो भी चेंज है सोसाइटी में, उसके लिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, द एज ऑफ सोशल चेंज। आई होप आपको कुछ ना कुछ मतलब लगा होगा कि इस टॉपिक से हम थोड़ा बहुत तो चैप्टर के बेसिस को समझ ही गए कि चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, सोसाइटी में किस तरह से चेंज आया। ठीक है, अभी यहाँ पे तो सोशलिज्म का नामो निशान नहीं है। आगे हमारा हीरो स्टार जो है वो आने वाला है 2-3 टॉपिक्स में, उसको जल्दी क्लियर करेंगे। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।